एक कहानी है एक ऐसी लड़की की जो दिल्ली की गलियों में पली बढ़ी और जिसे खुद भी नहीं पता था कि एक दिन उसकी जिंदगी देश की सियासत का हिस्सा बन जाएगी। स्मृति ईरानी। नाम तो बाद में मिला, लेकिन सफर शुरू हुआ उस वक्त जब पिता अजय मल्होत्रा अपनी छोटी सी किताबों की दुकान में रोज जिंदगी से लड़ते थे और मां शिवानी बागची घर की जिम्मेदारियों में खोई रहती थी। घर में 3 बेटियां थीं और हर नई बेटी के आने पर जैसे रिश्तेदारों की तरफ से ताने भी बढ़ जाते थे। स्मृति ने कई बार कहा है कि हमारी जिंदगी में आसान कुछ नहीं था, सब कमा कर देना पड़ता था। 18 साल की होते ही उसने समझ लिया था कि इंतजार से कुछ नहीं बदलता। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बेचते हुए उसने महसूस किया कि दुनिया उतनी चमकीली नहीं जितनी दिखती है और सपने देखने का बिल खुद भरना पड़ता है। पढ़ाई छूटी और एक दिन अचानक उसने फैसला किया मुंबई ही जाना है, वहीं कुछ होगा। मुंबई पहुंचकर मिस इंडिया के लिए कोशिश की, पर फाइनल से बाहर। जेट एयरवेज में एयर होस्टेस बनने गई, लेकिन रिजेक्ट। लगातार ना सुनते सुनते भी वो टूटी नहीं। खर्च चलाने के लिए बांद्रा के मैकडोनल्ड्स में 1800 रुपए की नौकरी कर ली और इसी बीच जतिन ललित और मीका सिंह के बैकग्राउंड डांस वाले सेटों पर भी नजर आने लगी। दिन भर ऑडिशन, रात को थकान और सुबह फिर वही दौड़, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद की लौ जलती रहती थी। टीवी पर पहला मौका मिलने वाला था, उलाला शो में। नीलम कोठारी बीमार हुई और स्मृति को जगह मिल गई। यह एक छोटा सा रोल था, लेकिन संकेत बड़ा था। यह शहर तुम्हें पहचान देगा। जल्द ही दूसरे प्रोड्यूसर्स के फोन भी आने लगे। एकता कपूर के एक सीरियल में किसी हीरोइन की बहन का रोल मिला ही था कि बालाजी के ऑफिस में पहुंचते ही एकता ने नाम पूछा और कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दिया। स्मृति के कानों में जैसे पिता की आवाज गूंजी, अगर कुछ सही नहीं हुआ तो शादी कर देंगे। लेकिन किस्मत की स्क्रिप्ट अलग लिखी जाती है। उसी ऑफिस में बैठे एक पंडित ने उसे देखते ही कह दिया, यह लड़की बहुत आगे जाएगी। एकता कपूर चौंक गई। अगले ही पल उन्होंने स्मृति को, क्योंकि सास भी कभी बहू थी में तुलसी वीरानी का किरदार ऑफर कर दिया। यह रोल उसकी किस्मत नहीं, उसकी पहचान बन गया। घर घर में लोग तुलसी के नाम से उसे पुकारने लगे। 8 साल और करीब 1800 एपिसोड, यह सीरियल भारत का इतिहास बन गया। इसी बीच उसकी पर्सनल लाइफ भी नया मोड़ ले आई। 2001 में स्मृति ने जुबीन ईरानी से शादी कर ली और मल्होत्रा से ईरानी बन गई। दहानू में शूटिंग के दौरान स्थानीय भाजपा नेता मनीषा चौधरी उनसे मिली और स्मृति ने अटल बिहारी वाजपेयी की तारीफ की। बस यहीं से रास्ता राजनीति की तरफ मुड़ गया। मुंबई लौटकर स्मृति को पार्टी हाईकमान के कुछ बड़े नामों से मिलवाया गया। गोपीनाथ मुंडे, प्रमोद महाजन और फिर दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी। 15 नवंबर 2003 को वह आधिकारिक रूप से भाजपा में शामिल हो गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने सोनिया गांधी पर सवाल किया तो स्मृति ने बिना रुके कामली कहा, महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, लेकिन हमारे आत्मसम्मान को विदेश में पैदा होने वाली किसी महिला से नेतृत्व स्वीकार करने में कठिनाई होती है। यह बयान साफ कह रहा था कि वह सिर्फ भीड़ जुटाने वाली सेलिब्रिटी नहीं, बल्कि एक राजनीतिक प्लेयर बनने आई हैं। मुंबई की सड़कों पर वह युवा मोर्चा के प्रदर्शनों में भी दिखने लगी। एक प्रदर्शन में तो हालात इतने बिगड़े कि लाठीचार्ज हो गया और उन्हें चोट भी आई। उनके जमानत पर बाहर आने तक तुलसी के शूट भी रुके रहे, लेकिन यही जज्बा पार्टी के नेताओं की निगाह में चढ़ता गया। फिर आया 2004, चुनाव का साल। दिल्ली की चांदनी चौक सीट पर टिकट के लिए कई बड़े दावेदार थे, लेकिन प्रमोद महाजन ने स्मृति का नाम आगे बढ़ा दिया। पहली बार चुनाव सामने थे कपिल सिब्बल। इंडिया शाइनिंग के नारे गूंज रहे थे। भाजपा को जीत का भरोसा था, लेकिन नतीजे उम्मीदों के उलट निकले। एनडीए चुनाव हार गई और चांदनी चौक में स्मृति को भी सिर्फ 48,000 वोट मिले, जबकि सिब्बल 1 लाख वोटों से आगे निकल गए। चुनाव हारकर भी स्मृति ने अपने कदम पीछे नहीं लिए और यह तो बस शुरुआत थी। वक्त ने आगे उनके लिए ऐसी स्क्रिप्ट लिखी जिसकी कल्पना उन्होंने भी नहीं की थी। दिसंबर 2004 के दूसरे हफ्ते सूरत की सर्द हवा में एक अनोखा तनाव तैर रहा था। एक ज्वेलरी शोरूम के उद्घाटन पर पहुंची स्मृति ईरानी शायद खुद भी नहीं जानती थी कि बाहर खड़े कैमरों के सामने उनके अगले कुछ शब्द आने वाले 2 दशकों तक उनकी याद दिलाते रहेंगे। पत्रकार माइक्रोफोन बढ़ाते ही उन्होंने जो कहा
उसने पूरा राजनीतिक माहौल हिला दिया। स्मृति ने शांत आवाज में कहा, गुजरात के हालात खराब हुए हैं और इसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री पर है। अगर इस्तीफा नहीं देते तो 25 दिसंबर से मैं अनशन शुरू कर दूंगी। डायलॉग हार्मलेस था, लेकिन राजनीति में हर बात चिंगारी होती है। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी पार्टी के दो ऊंचे पहाड़, दोनों के अपने अपने समर्थक, अपने अपने नजरिए। प्रमोद महाजन जो स्मृति को राजनीति में लेकर आए थे, अटल के बेहद करीब थे, और उधर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी आडवाणी के करीबी। दोनों धाराएं कई बार टकराती थी और यह टकराव खुलकर भी सामने आता था। गुजरात दंगों के बाद मोदी विपक्ष के साथ साथ अपनी ही पार्टी की नजरों में सवालों के घेरे में थे। अटल पहले ही उन्हें राजधर्म निभाने की सलाह दे चुके थे, लेकिन भले ही मतभेद बड़े हों, परंपरा यह नहीं थी कि पार्टी में 1 साल पहले आई सदस्य किसी मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांग ले। स्मृति यहीं फिसल गई। रात होते होते उन्होंने अपना बयान वापस लेते हुए एक क्षमा याचना जारी की। स्मृति ने इस गलती को अपने लिए सीढ़ी बना लिया। 2 महीने बाद दिल्ली में एक अनपेक्षित दृश्य दिखा। आडवाणी के घर में स्मृति ईरानी नरेंद्र मोदी के चरण छूकर आशीर्वाद ले रही थी। मोदी ने हाथ उठाकर कहा, गुजरात की बेटी है ये। राजनीति वही खेल है जहां आज की दूरी कल की नजदीकी बन जाती है। अटल बिहारी वाजपेयी का स्वास्थ्य बिगड़ता गया और 2006 में प्रमोद महाजन की दुखद हत्या ने स्मृति के राजनीतिक सहारे को बड़ा झटका दिया। टीवी में जो भी नए प्रयोग उन्होंने शुरू किए थे वो नहीं चले। एकता कपूर से भी मनमुटाव हो गया। स्क्रीन का चमकता करियर धीरे धीरे धुंधला होने लगा। तब उन्होंने फैसला किया, अब पूरी ताकत राजनीति में लगाऊंगी। महाराष्ट्र में नितिन गडकरी के साथ काम करना शुरू किया। फिर महिला मोर्चा की राज्य अध्यक्ष बनी। 1910 में गडकरी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो स्मृति भी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गई। 1911 में गुजरात की राज्यसभा सीट पर बड़ा संघर्ष हुआ। गडकरी चाहते थे कि स्मृति संसद जाए। मोदी की पसंद कोई और थी, निर्मला सीतारमण। लेकिन तब पार्टी का पावर स्ट्रक्चर आज जैसा नहीं था। गडकरी का फैसला भारी पड़ा और स्मृति ईरानी पहली बार राज्यसभा पहुंच गई। किस्मत देखो, कुछ साल बाद यही तीनों लोग मोदी कैबिनेट में साथ खड़े होने वाले थे। यूपीए 2 के खिलाफ जनता का गुस्सा चरम पर था। स्मृति देश भर में एलपीजी सिलेंडर उठाकर बढ़ती महंगाई के खिलाफ धरनों में बैठती। दिल्ली में निर्भया कांड के बाद हुए बड़े प्रदर्शनों में भी अग्रिम पंक्ति में थी। माहौल गर्म था और वह अब पार्टी की जानी पहचानी आवाज बन चुकी थी। फिर आया साल 2014। बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। वही स्मृति जिन्होंने कभी मोदी से इस्तीफे की मांग की थी, अब टीवी चैनलों पर खुलकर उनकी उम्मीदवारी का बचाव कर रही थी। राजनीति का रास्ता बहुत अजीब तरीके से घूमता है। चुनाव से ठीक 22 दिन पहले पार्टी ने भारी कदम उठाया। अमेठी में राहुल गांधी को चुनौती दी जाएगी और यह जिम्मेदारी दी गई स्मृति ईरानी को। अमेठी, जहां गांधी परिवार लगभग अजेय माना जाता था। राहुल गांधी आत्मविश्वास से भरे थे और स्मृति गांव-गांव जाकर लोगों से कह रही थी, हम बदलाव की आवाज लेकर आए हैं, बस मौका दीजिए। मतदान खत्म हुआ, नतीजे आए। देश में कांग्रेस ध्वस्त हो गई, पर अमेठी में राहुल गांधी मजबूत रहे। स्मृति हार गईं, लेकिन फर्क कम हुआ था। भारी जीत की बढ़त अब काफी घट गई थी। विश्लेषक बोलने लगे, यह लड़ाई आगे पलट सकती है। और फिर आया 26 मई 2014। हार से बाहर आने की कोशिश कर रही स्मृति पति के साथ शिमला में थी। वहां से अचानक सुबह एक फोन आया, दिल्ली तुरंत पहुंचना है। वह सोच रही थी कि शायद बस शपथ ग्रहण देखने जाएंगी। रास्ते में उन्होंने पीयूष गोयल को फोन किया, मेरी बेटी भी देखना चाहती है, एक पास मिल जाए। गोयल हंसते हुए बोले, पास क्यों, आप खुद शपथ लेने आ रही हैं, बधाई। स्मृति अवाक रह गई। इंटरव्यू में बताती हैं, मुझे तो राज्य मंत्री की उम्मीद भी मुश्किल लग रही थी, कैबिनेट तो सोचा भी नहीं था। पर राजनीति में चौंकाने वाले फैसले ही खेल बदलते हैं। 38 साल की उम्र में वह मोदी सरकार की सबसे युवा कैबिनेट मंत्री बनी। मंत्रालय मिला, मानव संसाधन विकास, जिसे आज शिक्षा मंत्रालय कहा जाता है। लेकिन यह मंत्रालय ताज से ज्यादा बोझ बन गया। सवाल उठने लगे, क्या वह इस पद के लिए तैयार हैं? विपक्ष ही नहीं, पार्टी और संघ के भीतर से भी आवाजें उठी। मंत्रालय और शिक्षा संस्थानों में फैसलों को लेकर टकराव बढ़ने लगे। पहला विवाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुलपति दिनेश सिंह से हुआ। जून 2014 में यूजीसी ने रातों रात डीयू को पत्र भेजकर
4 साल का कोर्स खत्म करने को कहा। दबाव बढ़ा और कुलपति ने इस्तीफा दे दिया। आईआईटी ने भी यूजीसी के निर्देशों को मानने से मना कर ऑटोनॉमी के हनन का आरोप लगाया। कई डायरेक्टर्स ने नाराज होकर पद छोड़ा। इसके बाद नई शिक्षा नीति पर टीएसआर सुब्रमण्यम से तकरार हो गई। विवाद इतने बढ़े कि उन्होंने रिपोर्ट खुद सार्वजनिक करने की धमकी दे डाली। वैदिक शिक्षा बोर्ड पर भी मतभेद खुलकर सामने आए। पार्टी चाहती थी कि नेतृत्व बाबा रामदेव को मिले, लेकिन स्मृति का रुख अलग था। और फिर आया उनका सबसे बड़ा संकट, डिग्री विवाद। 2004 के एफिडेविट में बीए कॉरेस्पोंडेंस बताया, 2011 में बीकॉम पार्ट 1, 2014 में भी बीकॉम फर्स्ट ईयर और 2019 में लिखा कोर्स पूरा नहीं किया। कोर्ट तक मामला गया, लेकिन अदालत ने इसे अनावश्यक और परेशान करने वाला मानकर खारिज कर दिया। फिर भी राजनीतिक बहस वहीं अटकी रही। क्या एक अपूर्ण डिग्री वाली मंत्री शिक्षा मंत्रालय संभाल सकती है? पर कहानी यही खत्म नहीं होती। यह तो उस सफर का मध्य है जिसने आगे चलकर स्मृति ईरानी को भारतीय राजनीति के सबसे चर्चित चेहरों में बदल दिया। स्मृति ईरानी की पढ़ाई को लेकर उठे सवाल थमने का नाम नहीं लेते थे। हर बार जब मामला शांत होता, कोई नई क्लिप, नया बयान या नया मजाक फिर से आग लगा देता। एक इंटरव्यू में जब उन्होंने कैजुअली कहा, In that kitty of mine where people call me unpad, I do have a degree from Yale as well, which I can bring out and show how Yale celebrated my leadership capacity. तो सोशल मीडिया पर माहौल गर्म हो गया। लोगों ने चुटकी ली। 6 दिन का प्रोग्राम भी अब डिग्री कहलाने लगा क्या? कमेंट्स की बौछार में एक ही ताना बार बार उभर रहा था, मानव संसाधन मंत्री को डिग्री और सर्टिफिकेट में फर्क ही नहीं मालूम। बवाल बढ़ा तो स्मृति ने सफाई देते हुए कहा, यह डिग्री नहीं, एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम था। मेरी बात को गलत तरीके से पेश किया गया है। लेकिन इंटरनेट के ट्रोल्स मानते कहां हैं? तरंगें उठ चुकी थी। साल 2016 की जनवरी में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे देश में आग लगा दी। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में 26 साल का रिसर्च स्कॉलर रोहित वेमुला अपनी जान दे देता है। रोहित अंबेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन से जुड़े तेज तर्रार और राजनीतिक रूप से मुखर छात्र थे। पिछले साल उन पर और उनके साथियों पर एबीवीपी से जुड़े कुछ छात्रों को पीटने का आरोप लगा था। इसके बाद दबाव बढ़ा और यूनिवर्सिटी प्रशासन ने रोहित वेमुला और अन्य 5 छात्रों को हॉस्टल से बाहर कर दिया। साथी छात्रों का आरोप था, रोहित की मौत सिर्फ हादसा नहीं, जिम्मेदारी इस फैसले को प्रभावित करने वालों पर है। कुलपति, सांसद दत्तात्रेय और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। देश भर में गुस्सा भड़क उठा। कैंपस से लेकर संसद तक प्रदर्शन होने लगे। विपक्ष ने सरकार पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाया। राहुल गांधी खुद विश्वविद्यालय पहुंचे और प्रदर्शनकारियों के साथ खड़े नजर आए। इसी तूफान के बीच कुछ हफ्ते बीते और 9 फरवरी 2016 की शाम ने एक और देशव्यापी बवंडर पैदा कर दिया। न्यूज चैनलों पर अचानक ब्रेकिंग चली। जेएनयू में देश विरोधी नारे, वीडियो क्लिप वायरल हो रहे थे। कश्मीर की आजादी, भारत के विभाजन की बातें, और दिल्ली पुलिस ने जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार समेत कई छात्रों को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली में संसद का सत्र चल रहा था और विपक्ष ने दोनों मुद्दों पर सरकार को घेरा। आरोप लगे, संस्थानों का भगवाकरण हो रहा है, अभिव्यक्ति की आजादी खत्म की जा रही है, मंत्री इस्तीफा दें। अब मंच पर आई स्मृति ईरानी, करण जौहर की स्क्रीन पर दिखने वाली शांत बहू नहीं, बल्कि एक आक्रामक, जोशीली वक्ता जो पूरी ताकत से अपनी बात मजबूती से रख रही थी। लोकसभा और राज्यसभा में उन्होंने अपने अंदाज में जवाब दिया। विपक्ष को घूरता हुआ उनका वाक्य गूंजा, I am coming to the issue, sir. Have patience. You accuse us of intolerance. Be tolerant. Hear my answer, sir. I am giving my answer. Or do I claim to be a victim of my circumstances and say that I am married to a micro-minority family? I am a woman, hence you disallow me to speak in this house. Do not, sir, play your politics with me. Let me give you an answer today that I have patiently waited for days to give. मैंने एक बच्चे की बात की, एक दलित छात्र की बात नहीं। मैं चुनौती देती हूँ, कोई भी मुझे उंगली उठाकर कहे कि मैंने जाति के आधार पर न्याय करने का या अन्याय करने का दुस्साहस किया। मेरा नाम स्मृति ईरानी है, चुनौती देती हूँ, मेरी जात क्या है बताकर देखिए। उनके शब्द गूंज उठे। कांग्रेस ने रोहित की मौत का इस्तेमाल किया। उसे बचाने की कोशिश किसी ने नहीं की। उसकी चिट्ठी में साफ लिखा है कि मेरी मौत का कोई जिम्मेदार नहीं। विपक्ष बीच बीच में टोका टोकी करता रहा तो वह और तीखी हो गई। अपना
एक पल में वह नारायण स्वामी के पुराने पत्र को उठाकर बोली, नारायण स्वामी जी ने जो पत्र लिखा, इसमें महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम का उल्लेख है। जाइए मत सुनिए जवाब, क्योंकि आपकी इच्छा जवाब सुनने की थी ही नहीं, नियत में खोट थी आपकी, इसलिए पीठ दिखाकर जा रहे हैं आज। जवाब सुनिए। सिंधिया साहब मुझे आज सूली पर चढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। यही सजा दी जा रही है मुझे। इसके बाद उन्होंने जेएनयू में हुई नारेबाजी का हवाला दिया। यूनिवर्सिटी की जांच, सस्पेंशन सब नियम के मुताबिक हुआ है। देश तोड़ने वाले नारे शर्मनाक हैं। संसद में उनकी आवाज किसी तूफान की तरह उठी और देर तक गूंजती रही। देश ने पहली बार तुलसी नहीं, एक ऐसी नेता को देखा जो बिना पल के झपकाए पूरी विपक्षी बाढ़ के सामने डटकर खड़ी थी। स्मृति ईरानी ने संसद में अपना तेवर बनाए रखा। उन्होंने कहा, सत्ता तो इंदिरा गांधी भी हार चुकी थी, लेकिन कभी उनके बेटे ने भारत की बर्बादी के नारे का साथ नहीं दिया। और फिर उन्होंने जेएनयू में मनाए गए महिषासुर दिवस का वो पर्चा पढ़कर सुनाया जिसने पूरे सदन में सन्नाटा भर दिया। उसमें लिखा था, Durga Puja is the most controversial racial festival, where a fair-skinned, beautiful goddess Durga is depicted brutally killing a dark-skinned native called Mahishasur. Mahishasur, a brave, self-respecting leader, tricked into marriage by Aryans. They hired a sex worker called Durga, who enticed Mahishasur into marriage and killed him after 9 nights of honeymooning during sleep. पर्चा पढ़ते हुए स्मृति ने गहरी सांस ली और कहा, Freedom of speech, ladies and gentlemen. Who wants to have this discussion? What is this depraved mentality? I have no answers for it. राज्यसभा में माहौल और भी गर्मा गया, खासकर जब मायावती ने दलित छात्र रोहित वमुल्ला के मामले में भेदभाव का मुद्दा उठाया। जांच समिति में दलित सदस्य की मौजूदगी पर सवाल उठाते ही स्मृति भड़क गई। उन्होंने मायावती की ओर देखते हुए कहा, अगर मेरे जवाब से आप संतुष्ट न हो, मैं आज बसपा के एक एक कार्यकर्ता और आपके नेताओं से कहती हूँ, सर कलम करके आपके चरणों में छोड़ देंगे अगर मेरे जवाब से आप असंतुष्ट। वह आगे बोली, निर्णय को आप स्वीकार नहीं करते। क्यों? आप ये कहना चाहती हैं मायावती जी कि जांच कमेटी जो यूनिवर्सिटी की बनी थी उसमें एक दलित प्रोफेसर को कोऑप्ट किया गया था, जो चीफ वार्डन था वो खुद दलित है। इन बयानों ने सदन में तूफान ला दिया। कांग्रेस और विपक्षी सांसदों ने वेल में उतरकर हंगामा कर दिया। आरोप लगा कि देवी दुर्गा का अपमान हुआ है। बाहर विरोध प्रदर्शन और भी तेज हो गए। सोशल मीडिया पर उन्हें अनपढ़ कहा जाने लगा। इसी दौरान अंग्रेजी अखबार टेलीग्राफ ने एंटी नेशनल शीर्षक से एक तीखा आर्टिकल छापा। इसका जवाब स्मृति ने 4 महीने बाद तब दिया जब बिहार कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष अशोक चौधरी ने ट्वीट कर लिखा, डियर स्मृति ईरानी जी, राजनीति और भाषणों से वक्त मिले तो शिक्षा नीति पर भी ध्यान दीजिए। स्मृति ने तुरंत पलटकर पूछा, महिलाओं को डियर कहकर कब से संबोधित करने लगे अशोक जी? अशोक चौधरी ने सफाई दी, यह कोई अपमान नहीं, प्रोफेशनल ईमेल ऐसे ही शुरू होते हैं। कभी मुद्दे पर भी जवाब दीजिए, गोल गोल मत घुमाइए। लगातार आलोचना देखकर स्मृति ने जून 2016 में एक लंबा फेसबुक पोस्ट लिखा। उसमें उन्होंने लिखा, महिलाओं को अक्सर कहा जाता है कि चुप रहो, सवाल मत उठाओ, नुकसान तुम्हारा होगा, लड़के का कुछ नहीं बिगड़ेगा। फिर उन्होंने अपनी यात्रा याद दिलाई, चांदनी चौक से कपिल सिब्बल के खिलाफ चुनाव लड़ना, अमेठी में राहुल गांधी को चुनौती देना, कम उम्र में राज्यसभा जाना, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश का प्रतिनिधित्व करना, मंत्री बनकर बड़े मंत्रालय संभालना। इन सब के बाद भी कुछ लोग मुझे अनपढ़ कहते हैं। पोस्ट के आखिर में उन्होंने लिखा, सादर एंटी नेशनल। सत्ता समर्थकों ने इसे महिलाओं को मजबूत करने वाला संदेश बताया। दूसरी तरफ विपक्ष बोला, महिला होने की आड़ में आलोचना से बचने की कोशिश है। जुलाई 2016 में आखिरकार स्मृति ईरानी को मानव संसाधन विकास मंत्रालय से हटा दिया गया। उन्हें कपड़ा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई, जो अब तक राज्य मंत्री के पास था। लोग कहने लगे, यह सीधा सीधा डिमोशन है। कई वजहें गिनाई गईं, उनका आक्रामक स्वभाव, लगातार हो रहे विवाद और कई बार अनियंत्रित बयान। हालांकि अफवाहें यह भी थीं कि पार्टी उन्हें उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ी भूमिका देना चाहती है, जहां 2017 में विधानसभा चुनाव होने थे। लेकिन अंत में कमान योगी आदित्यनाथ के हाथ में गई। इसी बीच जुलाई 2017 में
जब वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बने, सूचना प्रसारण मंत्रालय स्मृति को सौंप दिया गया और साथ ही नए विवाद भी। अप्रैल 2018 में उन्होंने फेक न्यूज पर रोक लगाने के नाम पर एक आदेश जारी किया, जिसमें पत्रकारों को ब्लैकलिस्ट करने का प्रावधान था। मीडिया और विपक्ष ने इसे प्रेस की आजादी पर हमला बताया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने दखल दिया और 24 घंटे के भीतर आदेश वापस हो गया। फिर प्रसार भारती से टकराव खुलकर सामने आया। उसके अगले महीने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में भी विवाद खड़ा हो गया, जब बताया गया कि राष्ट्रपति सिर्फ कुछ विजेताओं को पुरस्कार देंगे और बाकी को स्मृति ईरानी देंगी। 50 पुरस्कार विजेताओं ने इसका विरोध करते हुए कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया। 10-12 दिन बाद स्मृति से यह मंत्रालय भी वापस ले लिया गया। अब कहानी लौटती है उस चुनाव पर जिसने स्मृति ईरानी के राजनीतिक करियर की दिशा बदल दी, अमेठी का रण। साल 2014, मोदी लहर चरम पर। एक रात करीब 11:30 बजे राजनाथ सिंह का फोन स्मृति को आया। पार्टी चाहती है कि आप अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ें। स्मृति ने बिना रुके कहा, अगर पार्टी कहती है तो मैं तैयार हूं। घोषणा होते ही लोग बोले, उन्हें बलि का बकरा बनाया गया है। अमेठी कौन जीत पाया है आज तक? अमेठी, जहां से शरद यादव, मेनका गांधी, रविंद्र प्रताप, कांशीराम जैसे नाम भी खाली हाथ लौटे। वहां स्मृति को भेजना कई लोगों को सियासी छल लग रहा था। मोदी खुद रैली में बोले, स्मृति ईरानी मेरी छोटी बहन है। लोगों ने सोचा आएंगी, चुनाव लड़ेंगी और चली जाएंगी। लेकिन स्मृति का प्लान अलग था। पिपरी गांव में जब वह पहुंची तो बाहर बड़े बड़े बोर्ड लगे थे, चुनाव बहिष्कार, वी हैव नो रोड्स, नो वाटर। स्मृति ने लोगों से कहा, मैं आपके बीच खड़ी हूं, आपकी आवाज लेकर आई हूं। बहुत कम समय में उन्होंने राहुल गांधी के विजय अंतर को 1/3 तक घटा दिया। वह हारी पर अमेठी को छोड़कर नहीं गई, बार बार लौटती रही। केंद्र में भाजपा सरकार थी। 2017 में उत्तर प्रदेश में भी भाजपा सत्ता में आ गई और स्मृति गांव गांव घूमकर कहने लगी, जिसने इतने साल आपकी सीट संभाली उसने आपको सड़क तक नहीं दी। 5 साल में उन्होंने वहां यह भरोसा जमा दिया कि मैं यहां से जाने वाली नहीं हूं। कांग्रेस ने खतरा भांप लिया और 2019 में राहुल गांधी को 2 सीटों से चुनाव लड़वाया, अमेठी और वायनाड। जब नतीजे आए तो अमेठी ने इतिहास पलट दिया। एक साधारण परिवार की बेटी टीवी की एक्टर से नेता बनी स्मृति ईरानी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को उनके ही किले में परास्त कर दिया। मार्जिन 55,000 वोट। राहुल गांधी वायनाड से जीत गए पर अमेठी उनके हाथ से निकल गई। जीत के बाद स्मृति का कद बढ़ा। वह महिला एवं बाल विकास मंत्री बनी और साथ में कपड़ा मंत्रालय भी संभाला। उनके बयान भी कई बार विवाद में रहे, जैसे मैरिटल रेप पर टिप्पणी की, हर पुरुष को अपराधी बताना सही नहीं, माहवारी किसी महिला की क्षमता रोकने वाली चीज नहीं है। Sir, as the gentleman would concede that as a menstruating woman, I can very particularly in this house say menstruation and a menstrual cycle is not a handicap. जुलाई 2022 में कांग्रेस ने उन पर नया आरोप लगाया कि उनकी बेटी ने गोवा में फर्जी लाइसेंस के आधार पर बार चलाया। स्मृति ने इसे झूठ बताया। मेरी 18 साल की बेटी कॉलेज में पढ़ती है। मेरी 18 साल की बेटी कोई बार नहीं चलाती। कांग्रेस ने वीडियो और पोस्ट जारी किए। विवाद गर्म था कि स्मृति ने सोनिया गांधी पर धमकाने का आरोप लगा दिया। सत्र के दौरान अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर की गई टिप्पणी पर माफी मांगी, लेकिन हंगामा जारी रहा। सोनिया गांधी सदन से बाहर निकल रही थीं कि स्मृति उनके पास पहुंची। बाद में दोनों पक्षों ने अलग अलग कहानी कही। कांग्रेस बोली कि स्मृति ने बदतमीजी की, भाजपा बोली कि सोनिया ने धमकाया। स्मृति ने कहा, Apologize to the nation. माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से, माफी मांगो गरीब से। फिर मार्च 2023 में कोर्ट ने मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को सजा सुना दी और उनकी सदस्यता रद्द हो गई। अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पर रोक लगाई और सदस्यता बहाल हो गई। मणिपुर हिंसा पर अविश्वास प्रस्ताव आया। राहुल गांधी वापस सदन में थे और देश एक नए राजनीतिक अध्याय की ओर बढ़ रहा था। राहुल गांधी ने मणिपुर की हिंसा पर हमला बोलते हुए संसद में कहा, भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। भारत माता को आपने मणिपुर के लोगों के मारा, आपने मणिपुर के लोगों को
मारकर भारत की हत्या की है। आप देश द्रोही हो। उनके इस बयान से हंगामा तो उठा ही, लेकिन असली तूफान तब आया जब स्मृति ईरानी अचानक खड़ी हुई, चेहरे पर गुस्सा, आवाज में तंज। It is only a misogynistic man who can give a flying kiss to a parliament with seats female members of parliament. ऐसी गरिमा विहीन आचरण को इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया। सदन एक पल के लिए थम गया। विपक्ष की महिला सांसदों ने कहा, यह मुद्दा भटकाने की कोशिश है। असल सवाल मणिपुर की महिलाओं पर हुए अत्याचार का है, लेकिन स्मृति का दावा था यह महिलाओं के सम्मान का मुद्दा है और सदन की गरिमा का। इसी बीच जून 2023 में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें स्मृति एक पत्रकार पर भड़कती दिखी। वह कहती नजर आई, आप अगर मेरे क्षेत्र का अपमान करेंगे भैया तो मैं आपकी मालिकाना उनको फोन करके कहूंगी, पत्रकार को अधिकार नहीं क्षेत्र की जनता का अपमान करने। नहीं, मैं कोई अग्रवाल जी है ना, कोई अपमान नहीं हो रहा है। मैं करूंगी फोन और कहूंगी सलोन विधानसभा क्षेत्र अमेठी लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। अगले साल फरवरी 2024 अमेठी की राजनीति फिर उबल रही थी। उसी दिन राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर पहुंचे और दूसरी ओर स्मृति ईरानी अपने नए अमेठी वाले घर में गृह प्रवेश की तैयारी कर रही थी। सालों से गांधी परिवार का गढ़ माना जाने वाला यह इलाका ऐसा था जहां परिवार ने कभी स्थायी घर नहीं बनाया। स्मृति ने यह भी बदल दिया और इसी समारोह के बीच उन्होंने राहुल को चुनौती दी। अप्रैल में चुनाव का बिगुल बजा। सोनिया गांधी ने स्वास्थ्य कारणों से चुनाव न लड़ने की घोषणा कर दी। रायबरेली और अमेठी पर कयासों का पहाड़ खड़ा हो गया। राहुल लड़ेंगे या प्रियंका? नामांकन के आखिरी दिन 3 मई को कांग्रेस ने ऐलान किया, राहुल गांधी रायबरेली से मैदान में उतरेंगे और अमेठी में पार्टी की ओर से उतरेंगे किशोरी लाल शर्मा। किशोरी लाल, गांधी परिवार के पुराने साथी, 4 दशक से अमेठी की गलियों में पहचाना हुआ नाम। स्मृति ने यह सुनते ही टिप्पणी की, कांग्रेस पहले ही हार मान चुकी है, जीत का भरोसा होता तो राहुल यहां से लड़ते। वोटिंग में 17 दिन बचे थे। प्रियंका गांधी शर्मा जी के प्रचार की कमान संभालती दिखी। उन्होंने लोगों को याद दिलाया, किशोरी लाल ने 40 साल सेवा की है, अमेठी हमारा घर है, आपका हक है हम पर। रैली में उनकी आवाज भावुक हो गई जब उन्होंने पिता राजीव गांधी की अस्थियों वाली रात को याद किया। रात हो गई थी, ट्रेन यहाँ के स्टेशन पे रुकी। मुझे आज तक वो क्षण याद है। मैंने खिड़की से बाहर देखा और मैंने देखा कि ये तो बहुत लोग मेरी तरह रो रहे हैं, फूट फूट के रो रहे हैं। तो मुझे ये एहसास हुआ कि जो दुख मुझे महसूस हो रहा है वो तो यहाँ की जनता को भी महसूस हो रहा है। यहाँ के जो कार्यकर्ता थे, जो सारे इंतजार कर रहे थे बीच रात में कि राजीव जी को एक अंतिम बार देखेंगे, उनकी अस्थियों को देखेंगे, श्रद्धांजलि देंगे, उन सब के दिलों में वही दुख था जो मेरे दिल में था। आपने मेरे दुख के पल में आपने मेरा साथ दिया। मैं समझी कि मैं अकेली नहीं हूं इस दुनिया में, कि सिर्फ मुझे दुख नहीं हो रहा है, मेरे परिवार को दुख नहीं हो रहा है, सिर्फ मेरी माँ टूटी नहीं है, मेरे भाई नहीं टूटे हैं, लेकिन अमेठी की जनता मेरे साथ रो रही है क्योंकि उनका भी भाई, उनका बेटा चले गया। अमेठी का माहौल बदल रहा था। स्मृति ईरानी और प्रियंका दोनों आमने सामने एक भावनात्मक युद्ध में बंध चुकी थी। 4 जून 2024 की सुबह नतीजे आए। मोदी सरकार पहली बार पूर्ण बहुमत से दूर रह गई और अमेठी में वह हुआ जिसकी शायद स्मृति ने भी कल्पना न की हो। स्मृति ईरानी 1,67,000 वोटों से चुनाव हार गई, एक ऐसे उम्मीदवार से जिसकी पहचान महीने भर पहले तक अमेठी की सीमाओं से बाहर लगभग शून्य थी। याद करो, 10 साल पहले प्रियंका गांधी ने पूछा था, स्मृति ईरानी हु? साल 2019 में स्मृति ने राहुल गांधी को हराकर जवाब दिया था और अब 5 साल बाद इतिहास ने चक्र पूरा कर दिया। साल 2024 में स्मृति हार गई, ठीक वैसे ही जैसे 19 में राहुल हारे थे। लेकिन इस बार फर्क था, अब स्मृति के पास न राज्यसभा थी, न संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी, मंत्री पद भी नहीं मिला। चुनाव खत्म हुए और वह दिल्ली में प्रचार करने पहुंची, पर राजनीतिक प्रभाव जैसे गायब हो गया। उधर अमेठी, जहां नया घर बनवाकर वह गर्व से कहती थी, मैं कहीं नहीं जा रही, वहीं लौटने में उन्हें 11 महीने लग गए। राहुल गांधी अपनी हार के 1.5 महीने बाद ही लौट आए थे। स्मृति ईरानी अमेठी दोबारा तब पहुंची
जब एकता कपूर ने उनके नए टीवी सीरियल की घोषणा की। और इस तरह स्मृति ईरानी ने छोटे पर्दे पर अपने करियर की दूसरी पारी शुरू कर दी। लोग पूछने लगे, क्या स्मृति ईरानी अब राजनीति से दूर जा रही है? स्मृति मुस्कुराकर जवाब देती है, 49 साल की उम्र में कोई रिटायर नहीं होता, मैं भी नहीं। फिर सवाल आता है, क्या पार्टी ने आपको किनारे कर दिया है? वह बेझिझक कहती है, पार्टी में कोई भ्रम नहीं है, पार्टी आत्मविश्वास में है और मुझे पूरा यकीन है सही वक्त पर मुझ पर फिर भरोसा किया जाएगा। अपने लंबे सफर को याद करते हुए वह एक बात कहती है, जब आप विशेषाधिकार वाले घर से आते हैं तो गिरना खतरनाक नहीं होता, क्योंकि आपको उठाने के लिए परिवार, नाम और विरासत मौजूद होती है। लेकिन जब आप आम परिवार से आते हैं तो हर दिन अपनी जगह फिर से बनानी पड़ती है। अगर खुद को रीइन्वेंट न किया जाए तो हम जैसे लोग गायब हो जाते हैं। राहुल जी के लिए नाम ही काफी है। हमारी लड़ाई हर दिन नई होती है। तो अब अगला शिखर क्या होगा? अगली मंजिल कौन सी? वह खुद भी कहती हैं, यह जवाब फिलहाल भविष्य के पेट में छिपा है। अभी की सच्चाई यही है। स्मृति ईरानी एक बार फिर उस दुनिया में लौट आई है जिसने कभी उन्हें पहचान दी थी। टीवी सीरियल की रोशनी, नए सेट, नई पारी और एक नया अध्याय। और अब बारी आपकी। इस पूरी यात्रा में स्मृति ईरानी आपको कैसी लगी? एक नेता के रूप में और एक कलाकार के तौर पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल रिवीलिंग आइज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली कहानी की चाबी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। देखते रहिए रिवीलिंग आइज, जहां हर कहानी की परतें खुद खुलकर आपका सच बनती हैं।